ये मेरा तीसरा वीडियो जो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए देर न करते हुए मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ। विजय ने कहा, सच बात तो यह है कि अगर अपराध का कारण खोजा जाए तो अधिकांश मामलों में दंग रह जाना पड़ता है। फिर लड़के को लक्ष्य करके विजय ने कहा, तेरा भाग्य अच्छा है जो अचानक मौसी मिल गई तुझे, वरना इस जंगल में आधे दिन तो तुझे बिना खाए ही बिताने पड़ते हैं। अनुराधा ने धीरे से पूछा, क्या वहां आपको खाने पीने की तकलीफ हो रही है? विजय ने हंसकर कहा, नहीं तो ऐसे ही कहा है, हमेशा से परदेश में दिन बिताए हैं ना, खाने पीने की तकलीफ की कोई खास परवाह नहीं करता। यह कहकर वह चला गया। अनुराधा ने खिड़की की सेंध में से देखा, अभी तक नहाया निपटा भी नहीं गया था। इस प्रकार में आने के बाद एक पुरानी आराम कुर्सी मिल गई थी। शाम को उसी के हाथों पर दोनों पैर पसार कर विजय आंखें नीचे किए हुए चुरुट पी रहा था। तभी कान में भनका पड़ी। बाबू साहब आंख खोलकर देखा, पास ही खड़े एवं वृद्ध सज्जन बड़े सम्मान के साथ संबोधित कर रहे थे। वह उठकर बैठ गया। सज्जन की आयु 60 के ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन मजे का गोल मटोल ठिगला मजबूत और सामर्थ्य शरीर है। मूछें पककर सफेद हो गई है, लेकिन गंजी चांद के इधर उधर के बाल भौरों जैसे काले हैं। सामने के 2-4 दांतों के अतिरिक्त बाकी सभी दांत बने हुए हैं। वर्सीनदार जूते हैं और घड़ी के सोने की चेन के साथ शेर का नाखून जड़ा हुआ लॉकेट लटक रहा है। गवई गांव में यह सज्जन बहुत धनाय मालूम होते हैं। पास ही एक टूटी चौकी पर चुरुट का सामान रखा हुआ था। उसे खिसकाकर विजय ने उन्हें बैठने के लिए कहा। वृद्ध सज्जन ने बैठकर कहा, नमस्कार बाबू साहब। विजय ने कहा, नमस्कार। आगंतुक ने कहा, आप लोग गांव के जमींदार ठहरे। आपके पिताजी बड़े प्रतिष्ठित और लखपति आदमी हैं। नाम लेते सुप्रभात होता है। आप उन्हीं के सुपुत्र हैं। उस बेचारी पर दया करने पर बड़े संकट में पड़ जाएगी। कौन बेचारी? उस पर कितने रुपए लगते हैं? सज्जन ने कहा, रुपए पैसे का मामला नहीं है। जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वह है स्वर्गीय अमर चटर्जी की कन्या। वह प्रातः स्मरणीय व्यक्ति थे। गगन चटर्जी की सौतेली बहन। यह उसका पैतृक मकान है। वह रहेगी नहीं, चली जाएगी। उसका इंतजाम हो गया है, लेकिन आप जो उसे गर्दन पकड़कर निकाले दे रहे हैं, सो क्या आपके लिए उचित है? इस अशिक्षित वृद्ध पर क्रोध नहीं किया जा सकता। इस बात को विजय मन ही मन समझ गया, लेकिन बात करने के ढंग से एकदम जल भून गया। बोला, अपना उचित अनुचित मैं खुद समझ लूंगा, लेकिन आप कौन हैं और उसकी ओर से वकालत करने आए हैं? वृद्ध ने कहा, मेरा नाम है त्रिलोचन गंगोपाध्याय। पास के गांव मस्जिदपुर में मकान है। सभी जानते हैं मुझे। आपके माता पिता के आशीर्वाद से इधर कोई आदमी मिलना मुश्किल है जिसे मेरे पाक हाथ से पसारना पड़ता हो। आपको विश्वास ना हो तो विनोद घोष से पूछ सकते हैं। विजय ने कहा, मुझे हाथ पसारने की जरूरत होगी तो महाशय जी का पता लगा लूंगा, लेकिन जिनकी आप वकालत करने आए हैं उनके आप लगते कौन हैं? क्या मैं जान सकता हूँ? सज्जन मजाक के तौर पर जरा मुस्कुरा दिए। फिर बोले, मेहमान, वैशाख के कुछ दिन बीतने पर ही मैं उससे विवाह कर लूंगा। विजय चौंक पड़ा। बोला, आप विवाह करेंगे अनुराधा से? जी हाँ, मेरा यह इरादा पक्का है। जेठ के बाद फिर जल्दी कोई विवाह का मुहूर्त नहीं है, नहीं तो यह शुभ कार्य इसी महीने में संपन्न हो जाता। रहने देने की यह बात मुझे आपसे कहनी ही न पड़ती। कुछ देर आवक रहकर विजय ने पूछा,
वर देखकर विवाह किसने अनिश्चित किया? गगन चटर्जी ने। वृद्ध ने क्रुद्ध दृष्टि से देखते हुए कहा, वह तो फरारी आसामी है। साहब प्रजा का सत्यानाश करके चंपत हो गया। इतने दिनों से वही तो विघ्न डाल रहा था, नहीं तो आंगन में ही विवाह हो जाता। कहता था हम लोग जातिगत कुलीन ठहरे, कृष्ण की संतान वंशज के घर बहन को नहीं ब्याहेंगे। यह छा उसका बोल। अब वह घमंड कहाँ गया? वंशज के घर में तो अंत में गरजमंद बनकर आना पड़ा। आजकल के जमाने में कुल कौन खोजता फिरता है साहब? रुपया ही कुल है, रुपया ही मान सम्मान, रुपया ही सब कुछ। कहिए ठीक है कि नहीं? विजय ने कहा, हाँ सो तो ठीक है, अनुराधा ने मंजूर कर लिया है। सज्जन ने बड़े गर्व के साथ अपनी जांघ पर हाथ मार कर कहा, मंजूर? कहते क्या है साहब? खुशामदे की जा रही हैं। शहर से आकर आपने जो एक घुड़की दी, बस फिर क्या था? आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मयारी दयारी पड़ गई, वरना मेरा तो इरादा ही बदल गया था। लड़की को मर्जी नहीं, बहुओं की राय नहीं। लड़कियां और दामाद भी विरुद्ध हो गए थे। और फिर मैंने भी सोचा जाने दो, गोली मारो। 2 बार गृहस्थी बस चुकी, अब रहने दो। लेकिन जब अनुराधा ने स्वयं आदमी भेजकर मुझे बुलवाकर कहा कि गंगोली महाशय चरणों में स्थान दीजिए, तुम्हारा घर आंगन बुहार कर खाऊंगी, तब क्या करता? मंजूर करना ही पड़ा। विजय आवक हो रहा। वृद्ध महाशय कहने लगे, विवाह तो इसी मकान में होना चाहिए। देखने में जरा भद्दा मालूम होगा, वरना मेरे मकान में भी हो सकता था। गगन चटर्जी की एक बुआ है, वही कन्यादान करेंगी। अब सिर्फ आप राजी हो जाएं तो सब काम ठीक हो जाए। विजय ने गर्दन उठाकर कहा, राजी होकर मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए? मैं मकान खाली करने के लिए कह यूं ही तो अच्छी बात है, ऐसा ही होगा। आप जा सकते हैं। नमस्कार महाशय। नमस्कार। नमस्कार महाशय जी, नमस्कार। सो तो है ही, सो तो है ही। आपके पिता ठहरे लखपति। प्रातः स्मरणीय व्यक्ति, नाम लेने से सुप्रभात होता है। सो तो है। अब आप पधारिए। तो जाता हूँ महाशय जी, नमस्कार। कहकर त्रिलोचन बाबू चल दिए। वृद्ध के जाने के बाद विजय चुपचाप बैठा अपने मन को समझाने लगा कि उसे इस मामले में सिर खपाने की क्या जरूरत है। वास्तव में इसके सिवा इस लड़कों के लिए चारा ही क्या है। कोई ऐसी बात नहीं जो नहीं होने जा रही, जो संसार में पहले कभी ना हुई हो। संसार में ऐसा तो होता ही रहता है, फिर उसके लिए सोचना ही क्या। सहसा उसे विनोद घोष की बात याद आ गई। उस दिन वह कह रहा था, अनुराधा अपने भैया से इसी बात पर झगड़ने लगी थी कि कुल के गौरव से उसे क्या लेना देना। आसानी से खाने पहनने भर को मिल जाए, इतना ही बहुत है। प्रतिवाद में गगन ने गुस्से में आकर कहा था, तू क्या माँ बाप का नाम डुबो देना चाहती है? अनुराधा ने उत्तर दिया था, तुम उनके वंशधर हो, नाम बनाए रख सके तो रखना, मैं नहीं रख सकूंगी। इस बात की वेदना विजय समझ नहीं पाया। वह स्वयं कुल के गौरव और सम्मान पर जरा सा विश्वास रखता हो सो बात नहीं। फिर भी गगन के लिए सहानुभूति जाग उठी और अनुराधा के तीखे उत्तर की मन ज्यों आलोचना करने लगा, त्यों त्यों वही निर्लज्ज, लोभी, हीन और तुच्छ मालूम होने लगी। बाहर आंगन में धीरे धीरे आदमियों की भीड़ इकट्ठी होती जा रही थी। उनको लेकर काम करना है, लेकिन आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। दरबान ने कहकर सबको विदा कर दिया। फिर जब बैठक में अकेला